हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है लेट्स एडू आरवाई में। आज एनसीईआरटी क्लास 11th की लेसन नंबर 2 है। ठीक है। और इस लेसन का नाम है 3 महान साम्राज्यों में फैली सभ्यता। ठीक है। तो ये इतनी जो टॉपिक है बड़ी ही शानदार है और आपको पढ़ने में किसी प्रकार की समस्या भी नहीं होगी। ऐसा ये जितने भी हम आपको ये पीपीटी उपलब्ध करवा रहे हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से जो कंटेंट हैं आपको एक जगह इकट्ठे करके एक जो एनसीईआरटी का लेसन होता है, ऐसे नहीं कि जो लेसन में ये बिखरी हुई चीज़ें हैं उसको हम लोग एक संग्रहित कर दे रहे हैं, जिससे कि आप लोगों को समझने में किसी प्रकार की समस्या नहीं है। आप लोगों से ही रिक्वेस्ट है, आप लोग लाइक सब्सक्राइब शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चीज़ का लाभ उठा पाएँ। कम समय में ज़्यादा अच्छे कंटेंट आपको उपलब्ध हैं, आपको कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है। यदि आप सीटेट, यूपी टेट, यूपीएससी, पीसीएस, केबीएस, एनबीएस, देखिए सारी परीक्षाओं में एनसीईआरटी की बड़ी ही मुख्य भूमिका होती है किसी भी एग्जाम में। आप इससे जाके कोर्ट में भी अपील कर सकते हैं। एनसीईआरटी की इतनी ही जो चीज़ें बनाती है एनसीएफ, ठीक है, सारी चीज़ें मान्य मान्य होती हैं। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं अपनी टॉपिक की तरफ। क्या-क्या हम लोगों को पढ़ना है। ये अध्याय 2 है, 3 महान साम्राज्यों में फैली सभ्यता। इसमें क्या-क्या टॉपिक है पहले ही क्लियर कर दिया जाता है, क्या-क्या आपको पढ़ना है। ठीक है, इसमें देखिए आप पढ़ेंगे प्रारंभिक सभ्यताओं का उदय कैसे हुआ, यूनानी सभ्यता, ठीक है, सिकंदर महान यानी अलेक्जेंडर द ग्रेट, ग्रीक सिविलाइजेशन, रोमन सभ्यता, रोमन सिविलाइजेशन, बाइजेंटाइन साम्राज्य, एम्पायर, बाइजेंटाइन एम्पायर, एशिया की सभ्यता, अफ्रीका की सभ्यताएं, यूरोप की मध्यकालीन सभ्यता, धर्म और संस्कृति, शिक्षा और साहित्य, कला और वास्तुकला, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, निष्कर्ष, कंक्लूजन। इन सारी टॉपिकों को हम अच्छे से एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो चलिए आगे हम बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। पहली टॉपिक है प्रारंभिक सभ्यताओं का उदय कैसे हुआ। देखते हैं, सभ्यताओं का आरंभ नदियों के किनारे हुआ है। जितनी भी सभ्यताएं जो हुई हैं, ठीक है, यूनान में, एशियन सागर में, रोमन में, टारबाइन नदी टाइबर नदी के किनारे, ठीक है, जो सभ्यताएं विकसित हुई हैं वो नदियों के ही किनारे हुई हैं। इन सभ्यताओं ने कृषि, व्यापार और नगरों के विकास को गति दी है। प्रारंभ में समाज छोटे छोटे गांवों और कबीलों पर आधारित थे। धीरे धीरे नगर बने, उनमें प्रशासन की आवश्यकता महसूस हुई। धार्मिक मान्यताओं का गहरा प्रभाव था। देवता जीवन और प्रकृति से जुड़े हुए थे। जो देवी देवता थे वो प्रकृति से जुड़े हुए थे। ठीक है। लेखन कला का विकास हुआ। मिट्टी की तख्तियों, पपीरस और लेखों पर प्रारंभिक समाज की कृषि प्लस व्यापार दोनों पर टिका हुआ था। जो पहला जो समाज हमारा था पहले का, वो कृषि और व्यापार दोनों पर ही टिका था। कृषि क्या, देखिए हमारा देश जो भारत है कृषि प्रधान देश है। 60% आबादी कृषि पे ही डिपेंड है और 40% माना जाता है कि व्यापार पर। ठीक है। अब देखिए इसमें शासक वर्ग और आम जनता के बीच स्पष्ट भेद हुआ। नगर राज्य यानी सिटी स्टेट की अवधारणा शुरू हुई। युद्ध और रक्षा के लिए सेनाओं का गठन हुआ। कला, मूर्तिकला और वास्तुकला का भी विकास हुआ। अब देखिए कला हुई, जो आर्ट है, मूर्ति कला, मूर्ति बनाने की कला धीरे धीरे हुई। वास्तुकला, जो मकानों पर नक्काशियां बनाई गई, ठीक है, इन सब का धीरे धीरे विकास होने लगा। सामाजिक संगठन परिवार और धर्म पर आधारित था। अब चलिए यूनानी सभ्यता, ग्रीक सिविलाइजेशन। यूनानी सभ्यता जो थी भूमध्य सागर के किनारे बसा हुआ था, छोटे छोटे नगर राज्यों में बटा हुआ था। तो पूछेंगे यूनान कहाँ था, तो आप बताएंगे भूमध्य सागर के किनारे बसा हुआ था। प्रमुख नगर राज्य एथेंस और स्पार्टा, दो ये क्या है, राज्य। एथेंस में लोकतंत्र यानी डेमोक्रेसी की शुरुआत होती है और स्पार्टा में सैनिक जीवन अनुशासन के लिए प्रसिद्ध था। यूनानी भाषा और साहित्य का भी विकास होने लगा। होमर की महाकाव्य रचनाएं, ठीक है, जो होमर की महाकाव्य की रचनाएं थी, लालियड और ओडियसी प्रसिद्ध हुई। दार्शनिक यानी सुकरात हुए, प्लेटो हुए, अरस्तु हुए ने मानव चिंतन को दिशा दी। इसमें देखिए बहुत महान दार्शनिकों में जो साइको फिलोसफर हैं, दार्शनिक यानी कि फिलोसफर, इसमें देखिए सुकरात बड़े अच्छे फिलोसफर हैं, प्लेटो हैं, अरस्तु हैं,
ठीक है, मानव चिंतन को नई दिशा दी है इन्होंने। ओलंपिक खेल यानी यूनान में शुरू हुआ। यूनानी कला और वास्तुकला पार्थेनन मंदिर यानी श्रेष्ठ उदाहरण है। विज्ञान और गणित में यूक्लिड, पाइथागोरस प्रमेय, यूक्लिड, ठीक है, यूक्लिड ने गणित, ठीक है, निर्देशांक ज्यामिति की खोज की यूक्लिड में, और पाइथागोरस ने पाइथागोरस प्रमेय की खोज की है, ठीक है। विज्ञान और गणित, ठीक है, जैसे विद्वानों का योगदान है। यूनानी सभ्यता का विस्तार हुआ सिकंदर महान के अभियान से हुआ, ठीक है। यूनानी सभ्यता का विस्तार सिकंदर महान के अभियान से शुरू होता है। अब देखिए यूनानी संस्कृति ने रोमन और आगे यूरोप पर गहरा प्रभाव डाला। अब देखिए सिकंदर महान यानी अलेक्जेंडर द ग्रेट, मकदूनिया का शासक सिकंदर 356 ईस्वी पूर्व में उसका जन्म होता है। आप पूछा जाएगा कि सिकंदर का जन्म कब हुआ? 356 ईस्वी पूर्व। वो कहाँ का शासक था? मकदूनिया का। उसने यूनान को एकजुट किया और विशाल साम्राज्य खड़ा कर दिया। सिकंदर ने एशिया, मिस्र और भारत तक विजय अभियान चलाया। पूछता है कभी कभी सिकंदर ने कहाँ कहाँ अपना अभियान चलाया था? एशिया, मिस्र और भारत। हाई डिस्पेस यानी झेलम नदी पर पोरस से युद्ध हुआ था। अब ये जो सिकंदर था ये भारत में झेलम नदी के किनारे आया, उससे युद्ध लड़ने वाला हमारे देश का पोरस ने उससे क्या किया? युद्ध। वहां से घबरा कर सैनिकों ने दुम दबा के निकल पड़े। सिकंदर ने कई नगर बसाए जिसमें अलेक्जेंड्रिया यानी मिस्र प्रमुख था। उसकी मृत्यु 323 ईस्वी पूर्व में बाबुल में हुई। कभी कभी पूछता है कि अलेक्जेंडर की मृत्यु कब हुई? 323 ईस्वी पूर्व में। कहाँ हुई? बाबुल में। सिकंदर की मृत्यु के बाद उसका साम्राज्य बिखर गया यानी टूट गया, लेकिन उसकी संस्कृति का प्रभाव लंबे समय तक रहा। ग्रीक भाषा पूरे समाज में फैली हुई थी। पूछता है कभी कभी मकदूनिया के जो शासक सिकंदर थे वो किस भाषा का प्रयोग वहां लोग करते थे? ग्रीक भाषा, ठीक है। कला, मूर्तिकला और दर्शन का भी प्रसार हुआ। यूनानी और पूर्वी परंपराओं का मिश्रण हुआ। सिकंदर को इतिहास के महानतम विजेताओं में गिना जाता है। चलिए आगे देखते हैं। रोमन सभ्यता। रोमन टारवाइन नदी के किनारे बसा हुआ धीरे धीरे साम्राज्य बना। ये जो रोमन राज्य है ये इसका विकास किस नदी के होता है? टाइबर, टाइबर नदी हो, एक टाइबर नदी है, वो रोमन साम्राज्य बसा है। किसके किनारे बसा हुआ है? टाइबर नदी के किनारे। ये धीरे धीरे क्या बन जाता है? साम्राज्य। रोमन का आरंभ राजतंत्र में हुआ, ठीक है, यानी डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में नहीं हुआ, ठीक है, राजतंत्र में हुआ। फिर गणराज्य, अंत में साम्राज्य बना। रोमनों ने मजबूत प्रशासनिक व्यवस्था बनाई। सीनेट वहाँ की सबसे शक्तिशाली संस्था थी, जैसे हमारे यहाँ लोकसभा, राज्यसभा और संसद होती है, ठीक है, तभी ना निर्माण होता है चीजों से। देखिए रोमन कानून पूरे यूरोप का आधार बने। जूलियस सीजर ने गणराज्य को समाप्त कर दिया, कर साम्राज्य की नींव रखी। अब देखिए जूलियस सीजर ने गणराज्य को समाप्त कर दिया और साम्राज्य की नींव रख दी। अगस्टस यानी पहला सम्राट बना। रोमनों ने विशाल भवन, एम्फीथिएटर और सड़कें बनाई। किसने? रोमन ने विशाल भवन बनाए, एम्फीथिएटर और सड़कें बनाई। कोलोसियम, पैंथियम जैसी इमारतें रोमन वास्तुकला के उदाहरण हैं। रोमन सेना अनुशासन और शक्ति के लिए प्रसिद्ध थी। लैटिन भाषा यानी साहित्य प्रशासन की भाषा बनी। रोमनों ने ईसाई धर्म को संरक्षण दिया, आगे पूरे यूरोप में फैलाया। अब देखिए बाइजेंटाइन साम्राज्य का विकास कैसे होता है। ये रोमन साम्राज्य के विभाजन के बाद पूर्वी हिस्सा है, ठीक है, बाइजेंटाइन साम्राज्य कहलाया। राजधानी कंस्टेंटिनोपल है, आज का इस्तांबुल, ठीक है, का है इस्तांबुल। यह साम्राज्य लगभग 1000 वर्ष तक टिका रहा। सम्राट जस्टिनियन महान शासक था। हागिया सोफिया गिरजाघर उसकी कला का उदाहरण है। यूनान और रोमन संस्कृति का संगम यहाँ हुआ, ठीक है। व्यापार और वाणिज्य यहाँ समृद्ध था। ईसाई धर्म यहाँ गहराई से स्थापित हो गया। कहाँ? रोमन में। बाइजेंटाइन कला और चित्रकारी प्रसिद्ध थी। इस्लामी
आक्रमणों से इसे खतरा हुआ। 1453 ईस्वी में तुर्कों ने इसे जीत लिया। इसके बाद कॉन्स्टेंटिनोपल इस्तांबुल कहलाया। अब देखिए एशिया की सभ्यता क्या क्या विकसित हुई एशिया में। चीन की भारत और मध्य एशिया में महान सभ्यताएं थी। चीन में हान और टांग राजवंश प्रसिद्ध थे। कहाँ? चीन में। कागज, बारूद और छपाई का आविष्कार चीन में हुआ। आपसे कभी कभी एग्जाम में पूछता है कागज का आविष्कार बारूद का आविष्कार, छपाई का आविष्कार कहाँ हुआ, तो आप बता सकते हैं स्पष्ट भाषा में चीन में। ठीक है, कभी छपाई का आविष्कार कहाँ पहले हुआ? चीन में हुआ। बारूद का आविष्कार कहाँ हुआ? चीन में हुआ। कागज का आविष्कार कहाँ हुआ? चीन में। अब देखिए भारत में मौर्य और गुप्त साम्राज्य उभरे। बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार पूरे एशिया में फैला। रेशम मार्ग यानी सिल्क रूट व्यापार का मुख्य माध्यम बना। गणित, खगोल और चिकित्सा में भारत का योगदान। चीन ने विशाल दीवार यानी ग्रेट वॉल बनाई। कभी कभी एग्जाम में पूछता है ग्रेट वॉल कहाँ है, तो चीन में है। यह सबसे विशाल दीवार है। भारतीय संस्कृति ने दक्षिण पूर्व एशिया को प्रभावित किया। अरबी सभ्यता ने गणित और विज्ञान में योगदान दिया। इस्लाम धर्म का उदय हुआ, प्रसार भी एशिया में हुआ। एशिया की सभ्यताएं एक दूसरे से जुड़ी हुई थी। अफ्रीका, अफ्रीकी सभ्यताएं क्या क्या है? देखिए मिस्र की सभ्यता सबसे प्राचीन और प्रसिद्ध थी। अफ्रीका की जो सभ्यताएं हैं उसमें देखिए मिस्र की सभ्यता सबसे प्राचीन थी। ठीक है, नील नदी के किनारे मिस्र की संस्कृति विकसित हुई। आप पूछेंगे मिस्र कहाँ है, तो अफ्रीका में है। ठीक है, पिरामिड और ममीकरण मिस्र का खास पहचान है। ठीक है, फिरौन शासक ईश्वर समान माने जाते थे। हायरोग्लिफिक्स लिपि का भी प्रयोग होता है। आप कभी कभी एग्जाम में पूछ देगा हायरोग्लिफिक्स लिपि किसमें प्रयोग होता है, तो आप बता सकते हैं मिस्र की सभ्यता में इसका प्रयोग होता था। ठीक है, गणित और ज्यामिति का भी अच्छा ज्ञान था। अफ्रीका में इथियोपिया और कार्थेज भी महत्वपूर्ण थे। कार्थेज और रोमन के बीच पुनी युद्ध हुए। कार्थेज का शासक हनीबल प्रसिद्ध सेनापति था। अफ्रीका का व्यापार सोना, हाथी दांत और दास पर आधारित था। कभी कभी एग्जाम में पूछता है अफ्रीका का क्या प्रसिद्ध है? व्यापार सोना, हाथी दांत और दास पर आधारित था। सहारा पार व्यापार मार्ग प्रसिद्ध थे। अफ्रीकी सभ्यताओं ने यूरोप और एशिया पर प्रभाव डाला। यूरोप की मध्यकालीन सभ्यताएं। रोमन साम्राज्य के पतन के बाद यूरोप यानी डार्क एज में चला गया। क्या? रोमन साम्राज्य। सामंतवाद, फेडरलिज्म की व्यवस्था बनी। चर्च की शक्ति बहुत बढ़ गई। पोप राजनीतिक और धार्मिक दोनों रूप से शक्तिशाली था। किसानों और दासों की स्थिति कमजोर हो रही। क्रूसेड युद्ध ईसाइयों और मुसलमानों के बीच हुए। व्यापार और नगरों का धीरे धीरे पुनर्जागरण हुआ। पुनर्जागरण ने विज्ञान कला को नई दिशा दी। विश्वविद्यालयों की स्थापना हुई। यूरोप में धीरे धीरे आधुनिक राज्य बनने लगे। समुद्री यात्राओं ने यूरोप को एशिया अफ्रीका से जोड़ा। यूरोप की सभ्यता आधुनिक युग में प्रवेश कर गई। अब देखिए धर्म और संस्कृति में क्या बदलाव हो रहा है। यूनान में देवताओं का परिवार यानी ज्यूस, हेरा, अपोलो आदि। कहाँ के देवता थे भैया? यूनान के। रोमनों ने यूनानी देवताओं को अपनाया। मिस्र में सूर्यदेव, रा और मृत्यु के देवता ओसिरिस है। ठीक है, मिस्र में सूर्यदेव को रा और मृत्यु देवता को ओसिरस के नाम से भी जाना जाता है। भारत में वैदिक और बाद में बौद्ध जैन धर्म का विकास होता है। भारत में देखिए कैसे विकास होता है, वैदिक सभ्यता का, फिर बौद्ध, फिर जैन का विकास होता है। चीन में कन्फ्यूशियस और ताओ धर्म, ईसाई धर्म का उदय यहूदी धर्म से हुआ है। ईसाई जो धर्म था यहूदी धर्म से उदय हुआ। यीशु मसीह को ईश्वर का पुत्र माना गया। इस्लाम धर्म को 7वीं शताब्दी में अरब में शुरू हुआ। कला और वास्तुकला में धर्म का गहरा प्रभाव रहा।
मंदिर, गिरजाघर और मस्जिदें संस्कृति की पहचान बनी। त्योहारों त्योहार और धार्मिक अनुष्ठान समाज का हिस्सा थे। धर्म ने शिक्षा और नैतिक मूल्यों को दिशा दी। अब देखिए शिक्षा और साहित्य। यूनान में प्लेटो की अकादमी और अरस्तु का लाइसियम लाइसियम रोमन में पुस्तकालय और सार्वजनिक विद्यालय बने। भारत में तक्षशिला, देखा भारत में दो प्रसिद्ध विद्यालय थे, महाविद्यालय विश्वविद्यालय थे, तक्षशिला और नालंदा विश्वविद्यालय। अब चीन में कन्फ्यूशियस की शिक्षाएं। मिस्र में पुजारियों द्वारा शिक्षा दी जाती थी। ईसाई चर्च ने शिक्षा को नियंत्रित किया। पुनर्जागरण काल में विज्ञान और शिक्षा को बढ़ावा मिला। साहित्य यूनानी नाटक, रोमन गद्य और कविता, महाकाव्य और धार्मिक ग्रंथ समाज के हिस्सा बने। शिक्षा का मुख्य उद्देश्य नैतिक और व्यवहारिक ज्ञान देना था। महिलाएं शिक्षा से वंचित रहती थी। धीरे धीरे शिक्षा का प्रसार समाज में व्यापक हुआ। आगे देखिए कला और वास्तुकला के बारे में। यूनानी मंदिर यानी पार्थेनन, रोमन वास्तुकला कोलोसीसियम, पैंथियम, मिस्र में देखिए पिरामिड और स्फिंक्स, भारत में स्तूप, मंदिर, अजंता, एलोरा। चीन में देखिए पगोडा और ग्रेट वॉल, बाइजेंटाइन में हागिया सोफिया, ठीक है। गोथिक में गिरजाघर यूरोप में बने हैं। मूर्तिकला में मानव आकृतियां वास्तुकला के रूप में हैं। चित्र में धर्म और प्रकृति का मिश्रण है। वास्तुकला में गणित, इंजीनियरिंग का भी उपयोग है। मूर्तियों और इमारतों पर धार्मिक प्रतीक कला और सभ्यताओं का पहचान और शक्ति का प्रतीक बनी। अब कभी कभी एग्जाम में पूछ देगा यूनानी मंदिर में बताइए क्या नाम है, पार्थेनन। रोमन वास्तुकला के नाम में दे देगा, ये कोलोसेसियम दे देगा, पैंथियम दे देगा, ठीक है। मिस्र में देखिए वहाँ पिरामिड प्रसिद्ध है, स्फिंक्स प्रसिद्ध है, भारत में स्तूप, मंदिर और जनता है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी। यूनानी यानी ज्यामिति, खगोल और चिकित्सा। रोमन इंजीनियरिंग और जल सेतु, ठीक है। यूनान में देखिए क्या क्या था, ज्यामिति, खगोल और चिकित्सा। रोमन में देखिए क्या विकास होता है विज्ञान और प्रौद्योगिकी में, इंजीनियरिंग और जल सेतु, ठीक है। जल सेतु मतलब पुल जो बनते थे। मिस्र में गणित और खगोल विद्या। भारत में दशमलव प्रणाली और शून्य का ज्ञान का विकास होता है। चीन में देखिए बारूद होता है, कागज होता है, छपाई और कंपास का विकास हो रहा है। अब देखिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी विकास हो रहा है। अरब में देखिए बीजगणित और रसायन शास्त्र का विकास हुआ। अब धातुकर्म और औजार बनाने की कला। कृषि में सिंचाई और हल का उपयोग, जहाज निर्माण और समुद्री यात्रा की तकनीक, औषधि विज्ञान और शल्य चिकित्सा का विकास होता है। समय मापने के लिए घड़ियां विज्ञान के समय को व्यापारिक बनाया। अब देखिए कंक्लूजन क्या निकलता है, निष्कर्ष। यूनान, रोमन, बाइजेंटाइन तीनों सभ्यताएं विश्व के इतिहास में आधार स्तंभ हैं। इनमें राजनीतिक, प्रशासनिक और लोकतंत्र की नींव पड़ी। कला, साहित्य, दर्शन ने मानव चिंतन को समृद्ध किया। धर्म और संस्कृति ने समाज को नैतिक शिक्षा दी। विज्ञान और गणित ने आधुनिकता की राह खोली है। शिक्षा और विश्वविद्यालयों ने ज्ञान का प्रसार किया। युद्ध और विजय ने सभ्यताओं को जोड़ा और फैलाया। यूनानी, रोमन और संस्कृत का आज भी यूरोप में जीवित है। अर्जेंटाइन ने पूर्व और पश्चिमी को जोड़ने का काम किया। एशिया और अफ्रीका ने भी सभ्यता को नया आयाम दिया है। अमेरिका की सभ्यताओं ने भी योगदान दिया। ये सभ्यताएं मिलकर मानवता की साझा धरोहर बनी है। तो ये लेसन तो यहीं पे दोस्तों समाप्त हो गया है। आप सभी से यही मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करिए, जिससे कि बहुत सारे बच्चे जो हैं बहुत सारे कंटेंट नहीं पढ़ना चाहते हैं, तो आपको एक जगह एक क्या बोलते हैं प्लेलिस्ट में सारे लेसन वाइज मैंने चीज़ों को पढ़ाकर इंक्लूड करते मैं चला जा रहा हूँ कि आपको पढ़ने में किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी। आप चाहे किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, एनसीईआरटी पढ़ना अनिवार्य है, क्योंकि चीज़ें ही यहीं से पूछी जा रही हैं। आप रिफ्रेश बुक पढ़ेंगे, ठीक है, अथेंटिक बुक पढ़ेंगे, उससे ज़्यादा बेहतर होता है। मैं कहता हूँ एनसीईआरटी पढ़िए, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं बहुत बेहतर हैं, ठीक है। तो आप लोग चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच।